कहा जाता है कि राहुल गांधी की कोर कमेटी के सदस्य रहे हैं आरपीएन सिंह, और अब वही आरपीएन सिंह जो राहुल गांधी के करीबी थे, अब वो बीजेपी के करीबी हो गए, यानी उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आरपीएन सिंह यूपीए 2 में गृह राज्य मंत्री भी रहे। आरपीएन सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद के बाद दूसरे कांग्रेस के युवा नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है और वो बीजेपी के साथ आ गए हैं। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। बीजेपी की पर्ची ली, बीजेपी का अंगवस्त्र लिया और बीजेपी के हो गए टीम राहुल के सदस्य आरपीएन सिंह। उन्होंने कहा कांग्रेस बदल गई है, उसकी सोच बदल गई है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। आरपीएन सिंह अनुभवी नेता रहे, 3 बार विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, फिलहाल झारखंड के प्रभारी थे। वो ओबीसी नेता हैं और एक कयास ये लगाया जा रहा है कि वो अपने गढ़ पढ़रौना से चुनाव लड़ सकते हैं। ये वो सीट है जहां बीजेपी से सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के उम्मीदवार बन सकते हैं। 2009 के संसदीय चुनाव में उन्होंने यहीं से मौर्य को हराया था। आप सर्टिफिकेट उनको भले ओबीसी दे दें, लेकिन वो राजा साहब हैं और राजमहल में पैदा हुए हैं, राज दरबार उनका चलता है और उनकी पहचान वहां ओबीसी से नहीं है, राजा से है। और राजाओं की कोई जात नहीं होती है, राजाओं की जात केवल राजा होती है। उनका रिश्ता भी राजाओं के यहां होता है, किसी सामान्य, किसी बैकवर्ड जात के व्यक्ति क्या नहीं होता। ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद के बाद वो तीसरे नेता हैं जिन्होंने टीम राहुल को झटका दिया है। कांग्रेस ने उनके जाने पर तंज कसा। संघर्ष करने वाले वो होंगे, वो रुकेंगे, जिनको ईडी सीबीआई का डर होगा वो चले जाएंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी तो बहुत पहले कहे थे, जिसको किसान, नौजवान, गांव गरीब के मुद्दों को लेकर लड़ना है, देश को बचाना है, प्रदेश को बचाने की आवाज बनना है, संविधान को बचाने की आवाज बनना है, वो कांग्रेस पार्टी में रहेगा। और जिसको नहीं लड़ना होगा वो चला जाएगा। तो कोई नई बात तो नहीं है। सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजने के बाद आरपीएन सिंह ने जो ट्वीट किया उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के नेतृत्व और मार्गदर्शन में काम करने की बात कही। राहुल गांधी को टीम के तीसरे बड़े नेता हैं आरपीएन सिंह, जो हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये तीनों नेता, लेकिन खासकर आरपीएन सिंह, क्या फायदा उत्तर प्रदेश के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को दिलवा सकते हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पूजा आर्य के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अपर्णा यादव हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि वो राष्ट्रवादी हैं इसलिए बीजेपी के साथ आई। देखिए सौरभ शुक्ला के साथ उनकी खास बातचीत। क्या हुआ समाजवादी पार्टी में? 2017 में टिकट भी मिला, आप परिवार की बहू भी हैं, रिस्पेक्ट भी मिलता रहा, ऐसी क्या वजह रही जो आपने समाजवादी पार्टी छोड़ी? देखिए, राष्ट्र से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती और सबसे बड़ी बात है किसी भी महिला के लिए, मुझे लगता है कि इस प्रकार का सवाल क्यों किया जाता है आप सभी लोगों से, क्योंकि आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्तंभ हैं। मीडिया इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्तंभ ऑफ डेमोक्रेसी। सो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ nationalism is the only driving force which has taken me to this party, and I respect all my elders. Otherwise there is no आपकी एक फोटो आई, आपने ट्वीट जो किया था, मुलायम सिंह जी के आपका आशीर्वाद दे रहे थे। जाहिर सी बात है चुनाव का वक्त है और हर तस्वीर और हर बयान के राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं, तो उस तस्वीर को जो आपने ट्वीट किया उसके क्या राजनीतिक मायने? देखिए, राजनीतिक मायने से जो भी निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। मेरे लिए वो पिताजी हैं, मेरे लिए वो मेरे आदरणीय ससुर जी हैं
और किसी भी बहू के लिए ये बड़ी गर्व की बात होगी कि कोई भी बड़ा काम करके आएंगे तो हमेशा मैं उनका आशीर्वाद लेती हूँ, लेती रही हूँ और लेती रहूंगी आगे। कल हमने अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू किया और हमने उनसे पूछा कि आप अपर्णा गई हैं तो आपने रोका नहीं उन्हें, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी घर तोड़ने का काम करती है और समाजवादी पार्टी घर जोड़ने का काम करती है, हम घर नहीं तोड़ते हैं। और क्या आपने जब पार्टी छोड़ी तो उससे पहले बात हुई थी अखिलेश यादव से, क्योंकि आप परिवार का हिस्सा तो हैं, आप 2017 में चुनाव भी लड़ी हैं। मैं परिवार से कोई अलग नहीं हूँ। एक पार्टी मैंने आइडियोलॉजी की वजह से छोड़ी है और एक आइडियोलॉजी की वजह से ज्वाइन करी है। और मेरे लिए मेरे प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का, और मेरे स्टेट के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी का, उनका विजन मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत प्रभावित हूँ उस चीज़ से। मैं एक महिला हूँ और मेरे इस डिसीजन पे कई कयास लगाए जा रहे हैं। मेरी जो अपेक्षा है, लोग ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी में टिकट कट गया, देखिए ये तमाम बातें होती कोई हैं। मेरा टिकट नहीं काट रहा था उस पार्टी में भी, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ आइडियोलॉजी की वजह से हूँ। नेशनलिज्म इज द ओनली ड्राइविंग फोर्स व्हिच हैज टेकन मी हियर। आपको लगता है कि आप समाजवादी पार्टी में नेशनलिस्ट नहीं जो है? लोग राजनीति कर रहे हैं उनका आप हश्र देखिएगा ना कि क्या होगा उनका। तो आप टिकट के लिए कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति का मतलब है जिसमें नीति हो। आपको क्या लगता है क्या मुलायम सिंह जी राष्ट्रवादी नहीं है? क्या अखिलेश यादव राष्ट्रवादी नहीं है? इसमें जो है मैं अपने ससुर जी का या अपने जो आप बातें कर रहे हैं उनके बारे में मेरे को कोई टिप्पणी नहीं करनी। पर मैं ये जानती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक भारत का चिंतन रखा है सारे विश्व के सामने, और उसी की वजह से भारत पूरे विश्व पटल पर छा गया है। तो मैं प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ। मैं उनके विजन को जीना चाहती हूँ। मैं नए भारत के एक निर्माण के लिए अपना जीवन जो है उनको लिए संकल्पित करना चाहती हूँ। तो अब आपको जिम्मेदारी क्या दी है पार्टी ने? अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई आपकी, नड्डा जी से भी मुलाकात हुई, पार्टी ने जिम्मेदारी क्या दिया आपको? उन्होंने बोला है कि सब जगह भाजपा की नीतियों को प्रचार प्रसार करिए, बाकी जो भी शीर्ष नेतृत्व मेरे लिए तय करेगा मेरे लिए वो शिरोधार्य होगा। यूपी की सियासत गर्मा गई है। अब तक अखिलेश यादव को जिन्ना के नाम पर घेरा जाता था, अब बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। अखिलेश ने इसका जवाब भी दिया है, लेकिन ये सारी बयानबाजी हो रही है जनता के लिए। तो लखनऊ की जनता, लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं, आइए सुनते हैं। कितने लोगों को रोज लिट्टी खिलाते हैं? लगभग 150 लोग आ जाते हैं। 150 लोग आ जाते हैं। 150 लोग यहाँ पर आते हैं, नेता भी आते हैं, हर प्रकार का आदमी आता है। तो इस बार लग रहा है जो पाकिस्तान की बात अब चालू कर दी बीजेपी ने, उसका कुछ असर होगा वोटर के तौर पे? बताओ। होना तो चाहिए। वैसे पाकिस्तान का नाम तो लेना ही नहीं चाहिए। जो विकास करेगा हम उसको डालेंगे। तो विकास करेगा उसको वोटर। किसने विकास किया? विकास तो जो है इस पिछले सत्ता में जो है 5 साल में सपा की सरकार में ज़्यादा विकास हुआ था। अखिलेश यादव से बीजेपी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगती है। अब ये तो बीजेपी जाने क्या जो है अपना जो है लहू बहा के दिखाया जाए कि हम देशभक्त हैं। आप बताइए हमें। भाई इंडिया में रह के इंडिया ही के तो आदमी बात करेगा, पाकिस्तान की थोड़ी नहीं करेगा या चाइना की बात थोड़ी नहीं करेगा। आपको लगता है कि लहू निकाल के नहीं दिखा सकते? सब देशभक्त हैं। बिल्कुल भक्त हैं, देशभक्त हैं। आप हमको जो है लेके अखिलेश देशभक्त हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल है। तो आपको लगता है पाकिस्तान वाला जो मुद्दा लेके आई बीजेपी, इससे आप प्रभावित है विकास? नहीं, देखिए पाकिस्तान हिंदुस्तान से हमसे मतलब है नहीं। मतलब है नहीं ना। तो बीजेपी क्यों अच्छी लगती है बताओ तो? अब भाई जो काम कर रहा तो वो अच्छा तो लगेगा। आपको लग रहा है काम कर रही है बीजेपी? तो अच्छा गरीबों के लिए ये फ्री में राशन मिल रहा तो ये अच्छा नहीं है। तो आपको लगता है कि जो मुद्दा बीजेपी ने उठा दिया है अब, इसका असर वोटरों के दिमाग पर होगा और बीजेपी को उसका फायदा होगा और अखिलेश को उसका नुकसान होगा? 100% फायदा होगा। बीजेपी को उसका फायदा होगा जी। यहाँ तो बीजेपी कह रही है अखिलेश यादव पाकिस्तान समर्थक हैं, जिन्नावादी पार्टी। इसका असर होता है वोटरों पर? इन बयानों का असर होता है वोटरों पर? गुप्ता जी, ये सब बोलना नहीं चाहिए। सब बातें गलत हैं। सब बातें गलत है जी। आप अपने मुद्दे पे लड़िए, पाकिस्तान को गलत ना बताइए, चीन को गलत ना बताइए। गलत सब है। गलत सब है। पाकिस्तान, जिन्ना, ये सब इनसे मतलब सर हम लोग हिंदुस्तान में हैं, हम लोग सब एक हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। सोनू सूद की प्रतिष्ठा की लड़ाई देखेंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। पंजाब में भी सियासी घमासान मचा हुआ है। सोमवार को पंजाब के पटियाला में कथित तौर पर काली माता मंदिर में बेअदबी का मामला सामने आया है, जिसकी सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की। आपको बताएं तो आज आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने काली माता मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब का माहौल खराब करने, भाईचारा तोड़ने के लिए नफरत की राजनीति की जा रही है, लेकिन पंजाब के लोग भाईचारा नहीं तोड़ेंगे। हम चुनाव आयोग को पत्र लिखेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए। गलतियां कितने पिछले सरकारां ने आपस दे विच मिल के ਜਦੋਂ ਨਾ ਬਰਗਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਸਿੱਟ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ कि जांच होनी चाहिए। पंजाब विधानसभा चुनावों में इस बार एक भाई बहन चर्चा का विषय बने हुए हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की बहन मोगा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और सोनू सूद उनके साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ये चुनाव सोनू सूद के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। 2 साल पहले लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की मदद करके खूब नाम कमाने वाले बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद अपनी बहन को चुनाव जिताने में लगे हैं। सोनू सूद की छोटी बहन मालविका मोगा से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। चुनाव प्रचार में सोनू पूरी तरह मालविका के साथ होते हैं, लेकिन सोनू सूद किसी एक पार्टी के साथ भी खुद को जुड़ा हुआ नहीं दिखाना चाहते। मेरा काम तो मदद करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेट का। मेरे लिए सारी स्टेट्स, धर्म, जाति सब एक है। मुझे आप बुलाते रहेंगे, मैं काम करता रहूंगा, तो फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता और मैं सबको सपोर्ट करता हूँ। मालविका अपने और अपने परिवार के समाज सेवा वाले कामों के साथ ही सोनू सूद के स्टारडम पर भी निर्भर हैं। लेकिन पंजाब में ज्यादातर कांग्रेस की ही सरकार रही है और मोगा में भी बीते 15 सालों से कांग्रेस का ही विधायक रहा है। ऐसे में वो कैंडिडेट देखकर वोट देने की अपील कर रही हैं। देखो उम्मीदवार बहुत सारे हैं, वोट थोड़ी मर्जी नाल तुसीं पानी, लेकिन तुसीं सोचो कोरोना के टाइम पे किहड़े उम्मीदवार बाहर निकले। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वोटर्स जो है समझदार हो गए हैं। अब की बारी वो किसी पार्टी को देख के नहीं, इंसान को देख के डालेंगे। उनको मालूम है कि मालविका सूद कोविड के दौरान भी बहुत काम किया उसने और उससे पहले भी सोशल वर्क बहुत करती थी। और कहीं ना कहीं वो जो विश्वास है लोगों का हमेशा बना रहता है उस इंसान पे जब वो वोटिंग करते हैं। मोगा से कांग्रेस की उम्मीदवार मालविका सूद हैं, लेकिन सही मायनों में चुनाव सोनू सूद भी लड़ रहे हैं, क्योंकि मोगा का चुनाव सोनू सूद के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। बहन को चुनाव जितवाना भाई की जिम्मेदारी है। मालविका सूद को चुनौती दे रही हैं आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर अमनदीप अरोड़ा। अमनदीप पेशे से डॉक्टर हैं, एक फौजी परिवार से हैं। अपने चुनाव प्रचार में दावा कर रही हैं कि अगर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजों पर वादा पूरा नहीं कर पाई तो अगली बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी के कोई हम वादे नहीं करते, हम गारंटीज देते हैं और वैसी ही गारंटी मैं मोगा निवासियों को दे रही हूँ कि जो भी मैं वादे कर रही हूँ, जो भी हम हेल्थ, एजुकेशन और रोजगार पे काम करेंगे और वो मैं पूरा उनको एक एफिडेविट पे लिख के दूंगी कि कौन कौन से मंथ में कौन से काम करूंगी। अगर वो मैं पूरा नहीं करती तो मैं नेक्स्ट टाइम एज अ कैंडिडेट अप्लाई भी नहीं करूंगी। मोगा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, लेकिन पिछले चुनावों में कांग्रेस ने ये सीट महज 1764 वोटों से जीती। आम आदमी पार्टी यहां दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस ने यहां अपने मौजूदा विधायक हरजोत कमल का टिकट काटकर मालविका सूद को टिकट दिया है। हरजोत कमल अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और मोगा से ही बीजेपी के संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं। कुल मिलाकर मोगा की लड़ाई यह है कि कांग्रेस सोनू सूद के स्टारडम पर निर्भर कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के काम और भगवंत मान के नाम पर। मोगा से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
ब्रेक के बाद राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पाकिस्तान, जिन्ना, दंगा, इन मुद्दों पर बातें हो रही हैं। तो क्या वाकई इन मुद्दों का असल जनता से कोई सरोकार है? इस सवाल पर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा ने मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की। आइए देखते हैं। आपसे मैं शुरुआत करूंगा, इस इलाके के जो मुसलमान हैं उनके लिए इन चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, चाहे मुस्लिम हो या मुस्लिम के अदर हो, कोई भी, हर एक को सबसे पहले रोज़गार चाहिए, उसको अमन शांति चाहिए, अपनी हिफाजत चाहिए और उसको अवसर चाहिए जिससे कि वो समाज में बराबरी कर सके, आगे बढ़ सके। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कुछ इस तरह की भावनाएं हैं कि लोगों को वो अवसर प्राप्त नहीं हुए कि जिससे वो समाज के अंदर आगे बढ़ते, तरक्की करते, उनको रोजगार के अवसर मिलते, शिक्षा के अवसर मिलते। आपका मुजफ्फरनगर बहुत पिछड़ा इलाका भी है, मैं पिछले कई साल से यहाँ आ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बदलाव दिखता नहीं है यहाँ पर। इस बार क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर हमारे जहन में सिर्फ ये चीज़ें हैं कि जो हमारे अंदर समाज के अंदर इस वक्त एक भय है, वो भय मुक्त समाज मिलना चाहिए और रोजगार, इसके साथ में तालीम, इसकी तरफ भी जो है रुझान होना चाहिए। हमें वो सरकार चाहिए जो सबको एक साथ लेकर चल सके। देखिएगा, हमने जिस चीज़ को हम भुगतते आ रहे हैं और हमें जो दहशत के माहौल जो दिन ब दिन दिया जा रहा है, हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी सेकुलरिज्म हुकूमत चाहते हैं जो कह रहा है भाईचारा कायम करे और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, और जो ये हिंदू मुस्लिम क्या नाम लेकर के जो हिंदुस्तान को तकसीम करना चाहते हैं, हम उन लोगों से नफरत करते हैं और ऐसे सच्चे क्या नाम जो है रहबर चाहते हैं जो हकीकत में हिंदुस्तान की तरक्की का बाइस बने। सिर्फ मैं तो इस अशार के साथ अपनी बात को जो है ख़त्म करूँगा कि लिखा है कि कौन सा धर्म कहता है कि नफ़रत बांटो, कौन सा धर्म कहता है कि नफ़रत बांटो, हर किताब में लिखा है मोहब्बत बांटो। हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ऐसे हाकिम की ज़रूरत है जो सबके दिलों को जीत ले और सबके दिल के अंदर उसकी मोहब्बत पैदा हो जाए, ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। शिक्षा से बहुत पिछड़ गया है, शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और शिक्षा के बिना ही यहाँ सब मामला ख़राब हो रहा है। इन बच्चों को बच्चे शिक्षा से बहुत पिछड़ चुके हैं, शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए किसी भी सरकार को। एक चर्चा भी हो रही है इसमें जिन्ना की, पाकिस्तान की, ये भी, और उनकी जो चर्चा है उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो अपनी सरकार चाहिए जिससे विकास हो। जिन्ना को तो 47 में हम उनके साथ नहीं गए, हम अपनी मर्जी से हिंदुस्तान में रहे हैं, हमारे पूर्वज अपनी मर्जी से रहे हैं और हम तो बहुत खुशी से यहाँ पे बढ़िया रहना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। आज कांग्रेस से बीजेपी में आए आरपीएन सिंह ने यूपी में काबा का जवाब दिया। दिखाएंगे ब्रेक के बाद। चला था कि यूपी में काबा भारतीय जनता पार्टी के निर्माण बा, गुंडागर्दी और गुंडन के समाप्ति बा। बुझनी रहा, बुझनी ना कि अभी कुछ साल पहले मालूम रहल ना किस तरह की गुंडाई होत रहल, किस तरह के बदमाशी होत रहल, सब बंद हो गए बना। बीजेपी में शामिल होते ही आरपीएन सिंह ने बताया कि यूपी में काबा एक टीजर लगातार चला था कि यूपी में काबा भारतीय जनता पार्टी के निर्माण बा, गुंडागर्दी और गुंडन के समाप्ति बा। बुझनी रहा, बुझनी ना कि अभी कुछ साल पहले मालूम रहल ना किस तरह की गुंडाई होत रहल, किस तरह के बदमाशी होत रहल, सब बंद हो गए बना। लोग के परेशानी बा, बुझनी, इसीलिए काबा, लाठी बा, डंटा बा, सोच रहा, नहीं तो पुलिस और ठीक कर दी। और डबल इंजन के सरकार और योगी जी ठीक कर दी हैं। कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम से काम कर रहा
और विकसित करो उत्तर प्रदेश के। यूपी में काबा को हिट करने वाली नेहा राठौड़ अब यूपी में काबा का पार्ट 2 लेकर के आई हैं। यूपी में काबा का पार्ट 2 कैसा है, इसको लेकर हमारे सहयोगी अजय सिंह ने नेहा राठौड़ से बात की। आइए देखिए। नेहा सिंह राठौड़ का यूपी में काबा का पार्ट 2 गाना भी आ गया है, और वो पार्ट 2 गाना में क्या है, क्या चीज है, नेहा हमारे साथ हैं, हम जानना चाहेंगे और उन्हीं से सुनना चाहेंगे और आपको भी सुनाना चाहेंगे कि आखिर उस पार्ट 2 गाने में क्या है। नेहा, इस पार्ट 2 गाने का सब्जेक्ट क्या है, प्लॉट क्या लिया? हाँ, सबसे पहले तो सर शुक्रिया एनडीटीवी का और एनडीटीवी के दर्शकों का। मैंने पार्ट 2 रिलीज किया है जिसके बोल कुछ ऐसे हैं, मैं हाथ पे लिख चुकी हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। अरे खेती के पूंजीजर गईले गन्ना सब सड़वाचर गईले, खेती के पूंजीजर गईले गन्ना सब सड़वाचर गईले, भर सिमाने हुल 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 भैंसा लख है दातवा काबा, यूपी में काबा। और एक बात जो हमेशा ये लोग कहते हैं कि हमसे सवाल क्यों, तो उसका जवाब ये है कि वोट देहब तोहके त सवाल पूछब कैसे, वोट देहब तोहके त सवाल पूछब कैसे, अरे साच बतिया कहिला तो मरीचा कहले से काबा। नहीं, लेकिन इसमें आगे और भी है, कुलदीपक की बात है। हाँ, जी 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 सर, आपको याद है, बहुत बढ़िया आपने याद दिलाया। अरे कुल के दीपक हरदल में है ऐसन करा मातबा, कुल के दीपक हरदल में है ऐसन करा मातबा, नेता नगरी के काला चिट्ठा अब की खुले जातबा। अरे रेप अपहरण नेताजी के जाहिर मिजाज बा, काहो भैया काहो बहनी ई है राम राजबा। मैं तो उत्तर प्रदेश की जनता से पूछना चाहती हूँ कि काहो भैया काहो बहनी ई है राम राजबा, इसी के लिए वोट किया। और इसकी आखिरी लाइन क्या है जो आपने कहा कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा? तो क्यों, आखिर ये क्यों, ऐसा क्यों, इसके पीछे का भाव? हाँ सर, देखिए हकीकत मैं आपको बताती हूँ। कई लोगों ने कहा कि रवि किशन को ऐसे काउंटर करने के लिए टाइप या फिर उनकी डायलॉग बाजी, ऐसा नहीं। एक तो सबसे पहली चीज कि हम बचपन से ही इस डायलॉग के कहीं ना कहीं हम लोग बोलते रहते हैं, जिंदगी झंडवा। अच्छा डायलॉग है, बढ़िया, मजा आता है। अच्छा है बुरा है वो तो बात की बात है, सॉरी, पर मजा आता है, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम लोग चल के भी हाँ बिल्कुल सर, जब सत्ता पक्ष कहता है कि यूपी में सब बा, पर हकीकत बात यह है सर कि आप उत्तर प्रदेश की जनता से पूछिए कि का यूपी में सब बा, मतलब विशेष पार्टी के आईटी सेल तो लगा हुआ है कि ये बा वो बा, या फिर कहने में, या फिर पार्टी के नेता भी कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, पर उत्तर प्रदेश की जनता से पूछिए कि क्या सच में यूपी में सब बा? सब नहीं खे, यूपी के जनता का जिंदगी झंड बा। लेकिन जब लोग कहता कि सब बा तो बात का घमंड बा, तो ये नेहा सिंह राठौर बता रही है कि हकीकत यह है कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, है ना। तो ये बात है सर। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने कहा कि खेती बाड़ी तो बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर वो कौन सा मुद्दा है जो आप उजागर करना चाहते हैं? नहीं सर, मैंने ये इसमें मुद्दा दिखाया है कि खेती के पूंजीजर गईले गन्ना सब सड़वाचर गईले। किसान जो है सर 12 महीना मेहनत करता है, धान गेहूं उपजाता है, गन्ना उपजाता है, ठीक है, ये सारी चीजें मेहनत करता है, पैसा रुपया होता नहीं किसानों के पास, ये सबको पता है। अब भैया जो खेती की पूंजी है, आस लगाए बैठा है कि 3 महीने बाद धान काटूंगा, गेहूं काटूंगा, चाहे गन्ना बोया हूं तो गन्ना से पैसा कमाऊंगा, तो भैया खुला सांड चल रहे हैं। और पता नहीं ये योजना हमको समझ में नहीं आती। बहुत अच्छी बात है, गौ संरक्षण करना बहुत अच्छी बात है, पर मुझे लगता है कि इसमें कुछ सुधार ऐसे होना चाहिए सर कि ऐसे खुले सांड अगर चढ़ते रहेंगे तो किसानों का क्या ही होगा। पूंजी लगा करके पूरा वो रोपते हैं, धान रोपते हैं, गेहूं रोपते हैं, गन्ना रोपते हैं, वो सारी चीज़ें जो करते हैं, मतलब जो किसान खेती करें उनको ज़्यादा और चीज़ें पता है। किसानों का भी आप इंटरव्यू लीजिएगा। मैंने तो बस एक गायकी के माध्यम से उनके मुद्दे उजागर करने की कोशिश किया, पर ये उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनकी फसलें जो है आवारा पशु चर जा रहे हैं, नुकसान तो हो रहा है ना किसान का। तो इस चीज को मैंने इसमें गाने की कोशिश किया है सर। तो लेकिन गौ संरक्षण को लेकर के तो बात करते हैं सरकार, तो बहुत अच्छी बात है, गौ संरक्षण होना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर कोई ऐसा गौशाला या फिर इंतजाम होना चाहिए। बिल्कुल, सांडशाला चाहे जो भी कहें वो बनवाइए, उसके रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी लीजिए। आवारा ऐसे घूमते नहीं रहने चाहिए, क्या पता आवारा ऐसे घूमते रोड वगैरह पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, मैंने तो ये भी देखा है। ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना, वो तो गलत है ना। आप तो उसके लिए भी उसका भी काम बढ़ा रहे हैं, मतलब उसके लिए भी वो खतरनाक चीज है। वो तो पशु है, रास्ते में चलता आदमी को इसको मार देगा, है ना, मार देते हैं लोग, भगाओ 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 टाइप की चीजें।
तो प्रॉपर कुछ ऐसा जगह होना चाहिए पशुओं के लिए जिसमें उनका रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। तो ये चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं। आप करिए, गौ संरक्षण के हम खिलाफ नहीं है भाई, बिल्कुल होना ही चाहिए। गाय हमारी माता है, सही तो सही बात, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर इस तरह से खुले में सांड छोड़ दें तो किसानों के लिए तो भाई ठीक नहीं है ना। लेकिन अब कुछ लोग ये कहने लगे कि नेहा इसी के माध्यम से राजनीति में भी आ जाएगी, कहीं किसी से चुनाव भी लड़ेगी। अगर मुझे लगता है सर, अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति कर रही है, तो जनता के इश्यूज पे राजनीति अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि देश को ऐसे राजनीति की जरूरत है जो जनता के इश्यूज पर राजनीति करे, न कि धर्म, हिंदू मुसलमान दुनिया जहान पर राजनीति करे। तो मैं तो कहूंगी कि आप लोगों से, तो अगर मैं राजनीति कर रही हूँ तो मुझसे राजनीति आप लोगों को सीखना चाहिए कि जन के इश्यूज पे राजनीति लड़नी चाहिए। जंग में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।